परिपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव में एक गरीब मजदूर रोहन अपनी बीवी राखी के साथ रहता था। रोहन एक दिन अपनी मजदूरी करके घर लौट रहा था, तब उसकी नजर बिल्ले दी हट्टी पर पड़ी। बिल्ले दी हट्टी गांव की मशहूर दुकान थी। सारे के सारे गांववासी बिल्ले दी हट्टी पर बर्गर खाने आते और उसका आनंद लेते। रोहन ने सोचा क्यों ना आज उसकी बीवी राखी के लिए बर्गर ले लिया जाए। रोहन बिल्ले दी हट्टी पर जाता है और उसे एक बर्गर देने के लिए बोलता है, भैया 1 प्लेट बर्गर पैक कर दो। अरे भाई 2 बर्गर 60 रुपए के हैं। अरे भैया ये बर्गर इतने महंगे हैं क्या? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं, आप हाफ प्लेट ही पैक कर दो। दुकानदार रोहन की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे भाई यहाँ कोई हाफ प्लेट का सिस्टम ना है, पूरी प्लेट लेनी पड़ेगी। भैया दे दो ना भैया हाफ प्लेट। रोहन दुकानदार से बहुत मिन्नत करता है, पर दुकानदार उसे बर्गर नहीं देता और रोहन दुकान से मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रोहन को मायूस देखकर राखी समझ जाती है कि रोहन के साथ कुछ न कुछ तो हुआ है। अजी क्या हुआ है, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा पैसे की टेंशन है और कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं आज जब मजदूरी करते हुए लौट रहा था तब मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्लू की दुकान से बर्गर ले लिए जाएं, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मैं दुकान पर बर्गर लेने गया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए थे और बर्गर की प्लेट 60 रुपए की थी। मैंने दुकानदार को बोला कि वो मुझे हाफ प्लेट दे दे, पर उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। राखी को रोहन की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो ऐसी बात है, ये बिल्लू दी हट्टी वाला बर्गर इतने महंगे देता है, इतनी तो लागत भी नहीं होती है बर्गर बनाने में। हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों भी मिलकर एक बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। हम सब गांव वासियों को सस्ते दाम में बर्गर खिलाएंगे, इससे हमारा भी फायदा होगा। गांव में दूर दूर तक कोई भी बर्गर की दुकान नहीं है, सिर्फ उस बिल्लू दी हट्टी को छोड़कर। वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है, पर हम बर्गर की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, मेरे जेवर है ना, हम उन्हें गिरवी रख देते हैं। जो पैसे मिलेंगे उससे दुकान खोलेंगे और जब पैसे आने शुरू होंगे तो हम उनसे अपने जेवर वापस ले लेंगे। रोहन अगले ही दिन राखी के जेवर ले जाता है और सुनार के पास उन्हें गिरवी रखवा देता है। देखते ही देखते रोहन और राखी अपनी बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। रोहन और राखी अपनी दुकान में बर्गर की प्लेट मात्र 20 रुपए रखते हैं। दुकान में बर्गर के कम दाम, साफ सफाई और स्वाद देखकर सब गांववासी बिल्लू दी हट्टी छोड़कर रोहन की दुकान पर आते। देखते ही देखते रोहन की दुकान पर बिल्लू दी हट्टी के ग्राहक भी आने लगे और बिल्लू दी हट्टी पर कोई नहीं जाता, जिससे उसका मालिक बहुत परेशान रहने लगा। बिल्लू ना ही अपने बर्गर के रेट कम करना चाहता था और अपने बंधे हुए कस्टमर को किसी भी हाल में वो वापस भी पाना चाहता था। परंतु बिल्लू ने सर से एड़ी तक का जोर लगा लिया था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। देखते ही देखते बिल्लू कर्जे में आने लग गया था। उसकी कमाई से ज्यादा उसकी लागत होने लगी। अरे यार, इस रोहन के चक्कर में मैं तो बहुत ही ज्यादा कर्जे में आता जा रहा हूँ। मेरी तो समझ ना आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ के। देखते ही देखते एक दिन बिल्लू खुद को फांसी लगा लेता है। तभी से बिल्लू की आत्मा रोहन की दुकान में घूमने लगती है। बिल्लू की आत्मा जलन के मारे रोहन का बेफालतू का नुकसान करवाती। राखी, जब से बिल्लू की मौत हुई है तब से हमारी दुकान में आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना हो रही है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम बर्गर में मेहनत उतनी ही करते हैं पहले की तरह, पर हमारे बर्गर पहले जैसे बन नहीं रहे। वहाँ खड़ा बिल्लू का भूत सारी बातें सुन रहा होता है। इन्हें तो अब पता लगेगा, इनके बढ़िया और सस्ते बर्गर बनाने के चक्कर में आज मैं अपनी जान गंवा बैठा। इन्हें तो अब पता लगेगा ये आगे आगे होता है क्या। अगले दिन रोहन अपनी दुकान खोलता है तो वो देखता है कि दुकान का सारा सामान फैला हुआ होता है। सारा सामान खराब हो गया। अरे ये रात में कौन आया जिसने हमारे सारे मसाले बिखेर दिए? हमारा कितना नुकसान हो गया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी आज की सेल भी गई और हमारी दुकान में जितना मसाला सामग्री थी सब
रोहन और राखी को परेशान देखकर बिल्लू वहाँ बहुत खुश हो रहा था। इनकी तो मैं अपने जैसी हालत कर दूंगा। आगे आगे देखो होता है क्या। बेचारे रोहन और राखी अपनी दुकान की सफाई करते हैं और बर्गर बनाने के लिए बाजार से नया सामान लाते हैं। अजी अब जो नुकसान हुआ हो गया, अब हम फिर मेहनत करके अपनी दुकान को अच्छे से चलाएंगे। रोहन और राखी ये बातचीत करके बर्गर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। राखी बर्गर की टिक्की का मसाला तैयार कर रही होती है, तभी बिल्लू भूत उसके मसाले में बहुत सारा नमक मिला देता है। ये बनेंगे स्वादिष्ट बर्गर की टिक्कियाँ। इस सारे गांव वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। छी! यह कैसा बर्गर बनाया है? इसमें इतना नमक भर रखा है कि कोई भी इंसान इसे नहीं खा सकता। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? टिक्की का मसाला तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, तब तो उसमें नमक सही था। दिखाओ भैया, मैं भी अपना बर्गर टेस्ट करके देखूं, आखिर हमारे बर्गर में दिक्कत क्या आ रही है। रोहन बर्गर टेस्ट करता है तो सही में उसमें बहुत सारा नमक गिरा होता है। राखी, इसमें तो सही में बहुत सारा नमक है। जी पता नहीं, मैंने तो बिल्कुल ठीक मसाला डाला था। तभी राखी देखती है कि राखी और मोहन द्वारा लाया हुआ राशन में से नमक की बोरी पूरी खाली पड़ी है। अरे ये क्या, ये नमक की बोरी खत्म कैसे हो गई? मैंने तो इतना नमक डाला ही नहीं। रोहन और राखी अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं और उनके पैसे उन्हें दे देते हैं। ये सब देखकर बिल्लू बहुत खुश हो रहा होता है। अगले दिन रोहन बर्गर तल रहा होता है, तभी बिल्लू रोहन को धक्का दे देता है और रोहन कढ़ाई में जा गिरता है और वो फ्राई हो जाता है। रोहन बहुत चिल्लाता है, अरे अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचाओ। रोहन एक तरफ चिल्लाता रह जाता है, परंतु उसे कोई बचाने नहीं जाता, ना ही किसी को उसकी आवाज सुनाई देती है। रोहन की मौत के बाद राखी मायूस मायूस रहती और चुपचाप अपनी दुकान पर आती और ग्राहकों को बर्गर बेचती। परंतु बिल्लू को रोहन की मौत के बाद भी चैन नहीं मिला था। वो तब भी दुकान में कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करता रहता। एक दिन राखी की दुकान पर एक बाबा आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। राखी बाबा को कुछ पैसे पकड़ा देती है और बाबा को अपनी दुकान का बना हुआ बर्गर खाने को देती है। ये लो बाबा जी, आप बर्गर खाओ। हाँ बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझे खाना दे दिया, ये मेरा सौभाग्य है। अरे बाबा, ऐसा मत कहिए, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी दुनिया में भूखा रहे ही ना। राखी और बाबा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाबा को बिल्लू की परछाई दिख जाती है। ओ बेटा, ये कौन है तेरी दुकान में? ये किसकी भटकती आत्मा घूम रही है तेरी दुकान में? मैंने अभी खुद अपनी आँखों से देखी है। बाबा जी, मैं तो अपनी दुकान में खुद अकेले काम करती हूँ, मेरी दुकान में तो कोई नहीं है। किसी की आत्मा है बेटा तेरी दुकान में। बाबा मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। तभी बिल्लू की आत्मा चीखने लगती है और बाबा और राखी के आगे प्रकट हो जाती है। राखी बिल्लू को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अरे बिल्लू, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? तू ही मेरा नुकसान करवा रहा है दिन ब दिन। हाँ, मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मेरी दुकान के आगे आकर अपनी दुकान क्यों खोली? अरे तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मेरा कितना नुकसान हो गया? मैंने तेरे और तेरे पति के चक्कर में फांसी लगा ली थी और मैंने ही तेरे पति को कढ़ाई में गिरा कर मार डाला। मैं नहीं चाहता कि तेरी इस दुकान से तेरा कोई फायदा हो। ये सुनकर राखी बहुत जोर जोर से रोती है। बाबा भी बिल्लू के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। बिल्लू उधर की उधर जलने लग जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली हुआ करती थी।
उस हवेली में एक बूढ़ी दादी और उसका एक पागल पोता महेश रहता था। उस औरत का छोटा पोता मोहन और उसका परिवार गांव से दूर एक शहर में रहते थे। इतनी बड़ी हवेली में बस एक शांता नाम की औरत अकेली ही काम करती थी। एक दिन दादी को शांता की चीखने की आवाज आती है। दादी, दादी बचाओ मुझे, बचाओ। शांति की आवाज सुनकर बूढ़ी दादी जल्दी से भागकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो लुढ़कती हुई नीचे आ गिरती है। बूढ़ी औरत की चीख की आवाज सुनकर शांता वहां भागती हुई आती है। दादी, दादी ये क्या हुआ आपको? ये आप कैसे गिर गई? शांता जल्दी से दादी को उनके कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर आकर देखता है तो पता चलता है कि दादी को काफी गहरी मोच आई है। देखिए, आपको काफी गहरी चोट लगी है, इसलिए अब आपको दवाई के साथ थोड़ा आराम भी करना होगा। हे भगवान, बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत लग गई मुझे। आप आखिर उन सीढ़ियों से गिरी तो कैसे गिरी? अरे मुझे तो ऊपर से तेरे चीखने की आवाज आई थी। लगता है जानबूझकर मुझे नीचे गिराने के लिए ही उसने ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना चाहिए दादी, ये आजकल कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। अब चाहे कुछ हो जाए आप ऊपर बिल्कुल मत जाना। दादी बिस्तर पर पड़ी पड़ी बहुत बोर हो रही थी कि अचानक तभी शहर से उसके छोटे बेटे का फोन आ जाता है। कैसी हो दादी? अरे बेटा क्या बताऊं, कल मैं सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी तो पैर में काफी गहरी मोच आई है। क्या बात कर रही हो दादी? आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं कल ही रीना और बच्चों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखना, ओके? अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ मत आओ। यहाँ शांता है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मैं अब आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैं कल आ रहा हूँ बस। मोहन की बात सुनकर तो दादी और परेशान हो जाती है, जैसे वो चाहती ही ना हो कि मोहन वहाँ आए। अरे दादी, ये आपने क्या कर दिया? आपको ये बात मोहन को नहीं बतानी थी। अब देखो, कल वो अपने परिवार के साथ आ रहा है, अब आप उसे ऊपर जाने से कैसे रोकेंगी? अब मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, अब आने दे उसे। हम दोनों मिलकर सोच लेंगे कि क्या करना है, और वैसे भी वो 1-2 दिन में चला जाएगा, उसका काम धंधा भी तो है ना। अगली सुबह पूरा परिवार रामपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वो दादी के पास पहुंच जाते हैं। बच्चे तो इतनी बड़ी हवेली देखकर बस खेलने निकल जाते हैं। मोहन और रीना दादी से मिलने जाते हैं कि तभी महेश वहाँ उनके सामने आ खड़ा होता है। मेरी शादी है, देखो देखो मेहमान भी आने लगे। चाचा ताई, देखो देखो मेरी शादी में मेहमान आने लगे। तुम लोग मेरी दुल्हन से मिलकर जरूर आना। वो ना वो ऊपर ऊपर। हाँ ठीक है, अभी तुम अंदर जाओ, तुम्हें अभी अपनी दवाई भी लेनी है ना। चलो जाओ यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो। शांता की बात सुनकर महेश उदास होकर अंदर चला जाता है। मनोज और रीना को महेश की यह हालत देख बड़ा झटका लगता है। ये महेश भैया को क्या हुआ? जब मैं कुछ साल पहले यहाँ आया था तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, और ये क्या शादी शादी दुल्हन दुल्हन बोले जा रहे हैं? अरे आप अंदर चलो, आपको दादी सब बता देंगी। मनोज अंदर जाता है और दादी से मिलता है। उसके बाद वो महेश की हालत के बारे में दादी से पूछता है। बेटा अब मैं क्या बताऊं, एक दिन जब महेश छत पर खड़ा किसी की बारात जाते देख रहा था तो अचानक जाने कैसे उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके सर में इतनी गहरी चोट लगी कि वो पागल ही हो गया। बस तभी से शादी और दुल्हन जैसी बातें करने लगा है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है महेश भैया के साथ, पर हम उनका शहर से अच्छा इलाज करवाएंगे तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है। बातें करते करते काफी रात हो जाती है और फिर सबको नींद आने लगती है। शांता वहाँ आती है और उनको सोने को कहती है। हाँ ठीक है, मैं वही ऊपर वाले अपने फेवरेट कमरे में ही सोऊंगा। नहीं, ऊपर नहीं नीचे, वो ऊपर अभी सफाई नहीं हुई है ना, इसलिए। मनोज दादी की बात मान जाता है और नीचे के कमरे में ही सो जाता है। बच्चे भी उनके साथ वाले कमरे में सो जाते हैं। जब सब गहरी नींद में होते हैं और रात के करीब 12 बज रहे होते हैं, तभी अचानक रिंकू को किसी के रोने की आवाज आती है। रिंकू इधर उधर देखता है पर वहाँ तो कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। आवाज ऊपर से आ रही होती है। इसके ऊपर जरूर कोई दूसरा कमरा है जिसमें कोई रो रहा। रिंकू ऊपर देख ही रहा होता है कि अचानक छत में से किसी चुड़ैल का हाथ निकलकर बाहर आ जाता है। वो हाथ धीरे धीरे रिंकू की तरफ बढ़ रहा होता है।
और उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। रिंकू की तो डर के मारे हालत बुरी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चिल्लाकर टीना को उठाता है और उसे वो चुड़ैल का हाथ दिखाता है, पर तब तक वो हाथ गायब हो चुका होता है। टीना को लगता है कि रिंकू उसे डराने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो इसकी बात को झूठ समझती है और वापस सो जाती है। रिंकू भी बेचारा डर कर सो जाता है और अगली सुबह उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। पर अगली रात भी रिंकू के साथ वही होता है। वो हाथ छत से निकलकर बाहर आ जाता है और रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। टीना, टीना उठो, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। रिंकू डर के मारे पीछे ही चलता रहता है और उसका पैर वहाँ पड़े कंचों पर पड़ता है और वो बड़ी बुरी तरह फिसलता है। रिंकू का सर फर्श पर लगने ही वाला होता है कि उस चुड़ैल का हाथ रिंकू को पकड़ लेता है और रिंकू को चोट से बचा लेता है। उसके बाद वो हाथ वापस रिंकू को अपनी तरफ बुलाने लगता है। इसने तो मुझे चोट लगने से बचाया है, मतलब ये किसी भली चुड़ैल का हाथ है जो शायद मुझे मारना नहीं चाहती, बल्कि मेरी मदद जरूर चाहती है। रिंकू को डर तो लगता है, पर फिर भी वो उस चुड़ैल के हाथ को पकड़ता है और वो चुड़ैल उसे ऊपर खींच लेती है। रिंकू एक अंधेरे कमरे में खड़ा होता है और उसके सामने एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर रिंकू की हालत बुरी हो जाती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है, ये मुझे मार डालेगी। और ये मैं कहाँ आ गया? ये किसका कमरा है? और तुमने मुझे ऊपर खींचा है ना? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, कभी नहीं। अब तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आजाद? पर कैसे? और तुम्हें यहाँ कैद किसने किया? उस बुढ़िया ने जिसका पैर मैंने तोड़ दिया। वो तो मेरी परदादी है, और वो तुम्हारे साथ ऐसे क्यों करेगी? वो तो बहुत अच्छी है। अच्छी? और वो उसकी वजह से ही तो मेरी आज ये हालत है, वरना मैं भी महेश के साथ आज खुश रह रही होती। चुड़ैल की बातें रिंकू को जरा भी समझ नहीं आती। वो तो बस बाहर जाने की जिद करता रहता है, पर चुड़ैल उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने देती। अब अगले दिन सब रिंकू को ढूंढने लगते हैं, पर रिंकू का तो कुछ पता ही नहीं चलता। दादी और शांता अच्छे से समझ जाते हैं कि ये उस चुड़ैल का काम है, पर अब उन्हें ये समझ नहीं आता कि सबको वो क्या बोले और रिंकू को कैसे बचाए। अब बस एक ही जगह ढूंढने के लिए बचती है, और वो होती है ऊपर वाला कमरा। मनोज ऊपर जाने लगता है तो शांता उसे रोक देती है और बहाने मारने लगती है। आखिर तुम लोग मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते? ऊपर जाने में दिक्कत क्या है? मेरा बच्चा खोया है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे रिंकू को जाकर ढूंढना होगा। मनोज जिद करके ऊपर चला जाता है, पर अब शांता उसे वो कमरा नहीं खोलने देती। मनोज को अचानक से उस कमरे से रिंकू की आवाज आती है। वो तो अब किसी की बात को सुनने को तैयार ही नहीं होता और कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। कमरे के अंदर चुड़ैल और रिंकू को देख रीना और मनोज की तो सांसें अटक जाती हैं। मुझे पता था कि मेरा ऐसा करने से कोई इस कमरे का दरवाजा खोलेगा। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। और अभी तो मुझे उस दादी से अपनी मौत का बदला भी लेना है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। और ये तुम मेरी दादी को लेकर क्या क्या बोले जा रही हो? दादी बताओ ना, ये आपको लेकर ऐसे क्यों बोले जा रही है? अचानक वहाँ महेश भी आ जाता है और वो उस चुड़ैल के पास जाने की जिद करने लगता है। उसे उस चुड़ैल से जरा भी डर नहीं लगता। मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? कोई हमें सच सच बताओ। अब तो तुझे सबको सच बताना ही होगा। जब तू अपने मुंह से सारी सच्चाई बताएगी तभी मैं रिंकू को आजाद करूंगी, वरना मैं अभी इसकी जान ले लूंगी। नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच बताती हूँ। ये चुड़ैल महेश की होने वाली बीवी थी। मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये बहुत ही गरीब घर की थी, पर महेश ने मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली और मैंने एक दिन मौका देखकर इसे इसके ही कमरे में आग जलाकर मार डाला। तभी वहाँ महेश आ गया और उसने सब देख लिया। उस दिन से महेश पागल हो गया। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो दादी? सब लोग उस दादी को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है। उसका मकसद तो बस सबके सामने सच लाना होता है, जो वो कर देती है।